अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टरों, मैं डॉक्टर आसिफ महमूद हूँ और मैंने आपसे वादा किया कि हमारी जो नई बुक आई है बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर की, उसके हम लेक्चर की सीरीज शुरू करेंगे। उस सीरीज का पहला लेक्चर है और चूंकि किताब का पहला चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का है, तो आज जो पहला टॉपिक हम लोग करेंगे उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब ये मैंने पहले से आप लोगों के लिए सारा लिख लिया है, ये सारे पॉइंट इसके लिखे हुए, आप इसके नोट बना लेना। मैं जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें भी ये सारे पॉइंट ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिख दूंगा ताकि आपको उनको समझने में आसानी हो और आप इसको नोट बनाते जाओ साथ साथ। ठीक हो गया। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है बेटा? बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की ब्रांच है और बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को स्टडी करते हो। अब सवाल ये पैदा होता है केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ से क्या मुराद है कि हम सबको मालूम है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बने हुए सेल के होते हैं, बट सेल देमसेल्व्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। और देखो एटम कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वगैरह वगैरह। इनमें से अगर हम सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को देखें, यानी अगर मैं सिर्फ इन तीन को देखूं, इन तीन को, जैसे कि मैं देखो मैंने यहाँ लिखा भी है इस जगह पे कि ये तीन तकरीबन 95% जो है मास बनाते हैं पूरे सेल का, है ना। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि जो सेल्स होते हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं और जब सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं ना। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं और वो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब तुम लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री इज एवरीवेयर, हम जहां देखेंगे हमें बायोकेमिस्ट्री नजर आएगी। मिसाल के तौर पे जब आप खाना खाते हो, डाइजेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन, जब तुम सांस लेते हो तो ये गैसीय एक्सचेंज इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। जब तुम अच्छा फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, तो तुम्हारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं डोपामिन, वो रिलीज होता है, वो तुम्हें अच्छा फील कराता है। इसी तरीके से जब तुम सैड फील करते हो तो अगेन तुम्हारे ब्रेन में केमिकल है, इट्स कॉल्ड गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो गाबा वहाँ रिलीज होता है वगैरह वगैरह। यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें केमिस्ट्री जो है वो हर जगह जो है इन्वॉल्व है। और यही सेल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ना। यही मॉलिक्यूल आपस में जब केमिकली रिएक्ट करेंगे तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेंगे। इसलिए एक स्टूडेंट जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसके लिए पहली जो उसकी जिम्मेदारी है वो ये है कि वो केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को जो है स्टडी करे। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो इस जगह पे मैंने लिख दिया है कि इट इज द फर्स्ट जॉब, ये आप लोगों का पहला काम है कि आप केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को स्टडी करो। इसीलिए आपकी किताब में पहला चैप्टर रखा है बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक वीडियो को रोको, कोई चीज़ पीछे समझ में नहीं आएगी तो दोबारा उसको देखो और इसी दौरान जब उसको पॉज करोगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताओ। ठीक है, चलो अब सवाल पैदा होता है जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं सॉरी, तो उससे हमें फायदा क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो ये हमें बहुत सारी चीज़ें समझने में मदद देती है। जैसे मैंने तो बताया, ये तुम्हें समझने में मदद देती है कि तुम्हारी बॉडी बनी हुई कैसे है ना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर आपको पता है सेल ऑर्गेनेल बनाते हैं, फिर वो सेल बनते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं और फिर सारी चीज़ें आपको मालूम है। उसके बाद ये हमें समझाता है कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। मिसाल के तौर पे आप खाना खाते हो तो नॉर्मली वो खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, और जब आपको नॉर्मल चीज़ें पता लग जाती हैं तो आपको एबनॉर्मलिटीज पता चलाना बहुत आसान हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, वो कार्बोहाइड्रेट खाता है, ग्लूकोज खाता है और ग्लूकोज खाने से उसको एनर्जी मिलती है। तो अब हमें पता है कि अगर वो ग्लूकोज नहीं खाएगा या अगर उसकी बॉडी में वो एंजाइम नहीं होंगे जो ग्लूकोज को कैटेलाइज करते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा। तो हमें मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज को समझने में आसानी होती है। जब नॉर्मल चीज़ें पता होती हैं तो एबनॉर्मलिटीज समझना आसान हो जाता है। उसके बाद ये हमें बताता है सेल्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं। एक बात याद कर लो, सेल्स आपस में बातें करते हैं, है ना, मगर वो बातें वैसी नहीं होती हैं जैसे तुम और मैं बातें कर रहे हैं। वो केमिकल्स की जबान में एक दूसरे से बात करते हैं। वो हम जो वायरस पढ़ेंगे और जब इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें डिटेल बताऊंगा कि सेल्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं। इसी तरीके से ये हमें बताएगा कि डीएनए किस तरीके से सेल को कंट्रोल करता है। तुम्हें याद है ना, डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए सेल के बाद जाता है प्रोटीन बनवाता है, फिर प्रोटीन सेल में वो फंक्शन करती है जो फंक्शन एक्चुअल में अपना डीएनए से करवाना चाहता है ना। इसी तरीके से ये हमें बताता है कि हम किस तरीके से डिजीज से फाइट करते हैं। WBCs किस तरीके से फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस में कौन से केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, फिर वो किस तरीके से केमिकल रिलीज करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बायोकेमिस्ट्री की बहुत चीज़ें हैं और इस चैप्टर में हम सारी उसकी बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बारे में बताओ। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।